हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ जीवों में जनन का पार्ट 3, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था हमारा। पार्ट 2 तक मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। तो देखिए, पार्ट 2 में हमारा सूक्ष्म प्रवर्धन का विधियाँ थी, जो कि स्टेप वाइज मैंने क्लियर किया था। तो आज हम जानेंगे लैंगिक जनन क्या होता है, यानी कि लैंगिक जनन इंग्लिश में से कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको बताऊंगी। तो जो पार्ट 3 का वीडियो है वो जीवों में जनन के आधार पर चैप्टर 1 का, उसके आगे का हेडिंग मैं आपको पार्ट वाइज बताती जाऊंगी। और फिगर से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो तो बायोलॉजी तो फिगर के आधार पे ही है, तो बायोलॉजी में फिगर जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज लैंगिक जनन के बारे में जानेंगे और लॉन्ग वीडियो में भी, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में 5 नंबर के सवाल में ये पूछे जाते हैं कि लैंगिक जनन क्या होता है। तो आइए आज बहुत ही आसान शब्दों में हम इसे जानेंगे। देखिए, लैंगिक जनन जो है वो लैंगिक जनन में विपरीत लिंग, देखिए जो लिंग होते हैं वो 2 होते हैं, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। तो देखिए, जो लैंगिक जनन है उसका विपरीत लिंग वाले भिन्न जीव अगुणित यानी कि एन, नर तथा मादा। देखिए, इसके जो जीव होते हैं यानी कि विपरीत लिंग वाले होते हैं, एक नर होता है और एक मादा होता है। तो इसका जो नर और मादा से जो युग्मकों का निर्माण करते हैं, एक युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज यानी कि जायगोट का निर्माण करते हैं। तो देखिए, इसका जो युग्मक है वो आपस में मिलकर युग्मनज को इंग्लिश में हम जायगोट कहते हैं। तो देखिए, नर मादा से जो जनन करने पर, निर्माण करने पर प्राप्त होता है वो मिलकर युग्मनज यानी कि जायगोट का निर्माण करता है, जो विभाजित करके नए जीव का निर्माण करते हैं। तो देखिए, इस जनन में दोनों लोग का सम्मेलन होता है और इसका जो युग्मनज यानी कि जायगोट है उसका निर्माण होता है, जो विभाजन करके नए जीव का निर्माण करते हैं, यानी कि ये फिर विभाजित हो जाते हैं। और लैंगिक जनन को, सहजनन को उभय मिश्रण अथवा एम्फिगोनी भी कहते हैं। एम्फिगोनी एक नया वर्ड है। तो देखिए, लैंगिक जनन में जो सहजनन है उसके उभय मिश्रण को हम एम्फिगोनी भी कह सकते हैं। तो लैंगिक जनन का जो सबसे मेन टॉपिक है वो नर और मादा है, जो कि 2 लिंग होंगे और ये अगुणित होकर, यानी कि दोनों का अगर आपस में सम्मेलन होता है युग्मकों का, तो वो एक युग्मनज यानी कि जायगोट का निर्माण करते हैं। इसे ही हम लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। आगे देखते हैं कि यह जनन जटिल, विस्तृत तथा धीमी प्रक्रिया है। इसका जो जनन होता है ये बहुत ही विस्तृत और धीमी प्रक्रिया से होता है। लैंगिक जनन में जो संतति उत्पन्न होती है वह अपने जनकों अथवा आपस में समान नहीं होते हैं। देखिए, जो लैंगिक जनन में संतति उत्पन्न होगी यानी कि संतान उत्पन्न होंगी, वो जनक आपस में समान नहीं होते हैं, यानी कि आपस में वह अपने संतान नहीं पैदा करते हैं। तो लैंगिक जनन के बारे में और हम जान सकते हैं। तो आइए हम एक्सप्लेन करते हैं कुछ टॉपिक के साथ। तो देखिए, इस प्रकार से ये नर का भाग है जो कि 2n हम लेके चलेंगे, और मादा का भी प्रकार है जो कि 2n है। इधर नर है और इधर मादा। तो देखिए, अगर यहाँ पर युग्मक 2 हैं तो इसका एक युग्मक लिया जाएगा, एक नर का और एक मादा का, और इन दोनों के सम्मेलन से हमें प्राप्त होता है युग्मनज यानी कि जायगोट। सबसे ये इजी इसका एग्जाम्पल है कि अगर दो लिंग हैं यानी कि एक नर और एक मादा, और इसके 2 युग्मक हैं जिसमें से हम एक नर युग्मक ले लें और एक मादा युग्मक, तो एक यह युग्मनज का निर्माण करता है यानी कि जायगोट का, और उस जायगोट से ही हम नई संतति का निर्माण करते हैं यानी कि न्यू बेबी, नई संतान का निर्माण हमारा जायगोट से होगा। तो देखिए, नर का भाग मिल रहा है और मादा का भी, और इन दोनों के सम्मेलन से क्या बनता है, जायगोट, यानी कि नए संतान की उत्पत्ति होगी। हमारा अगला हेडिंग है लैंगिक प्रजनन की विशेषताएं। देखिए, जो लैंगिक प्रजनन की विशेषताएं हैं उसके हम पहला हेडिंग है जनक यानी कि पेरेंट्स।
तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट विशेषता है और विशेषता जो है ये 5 नंबर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में। तो ये जो पेरेंट्स के बारे में समझाया गया है वो लैंगिक प्रजनन में इसकी विशेषता के तौर पे, तो उसे हम जानेंगे। देखिए, अधिकतम जंतुओं एवं पादपों में लैंगिक प्रजनन द्विजनकीय होता है, जिसमें 2 प्रकार की परिपक्व नर जनन तथा मादा जनन जनक होते हैं। अधिकतम पादप एवं निम्न श्रेणी के जीव उभयलिंगी होते हैं। देखिए, अधिकतम जो जंतुएं होती हैं वो पादपों के तौर पर लैंगिक प्रजनन द्विजनकीय, यानी कि इसका जो लैंगिक प्रजनन है वो दोहरा होता है, दोहरे जनन का होता है, यानी कि जनक का, यानी कि इसमें 2 जनक की आवश्यकता होती है, जिसमें 2 प्रकार की परिपक्वता होती है, जो कि एक नर जनन का होगा जनक का और एक मादा जनक का। तो ये अधिकतम पादप एवं निम्न श्रेणी, यानी कि इसका जो श्रेणी प्राप्त होगा वो जीव का उभयलिंगी हो जाता है। अब तो इस प्रकार से हमारा दूसरा हेडिंग है लैंगिक अंग, यानी कि सेक्स ऑर्गन्स। तो सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, आइए जानते हैं। तो देखिए, इसमें 2 प्रकार के लैंगिक अंग होते हैं, नर लैंगिक अंग तथा मादा लैंगिक अंग। तो देखिए, इसमें जो लैंगिक अंग हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ हमें नहीं जानना, बस इतना जानना है कि इसका जो लैंगिक अंग है वो 2 प्रकार का होता है, जो कि पहला है नर लैंगिक अंग और दूसरा है मादा लैंगिक अंग। हमारा तीसरा हेडिंग है अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि मियोसिस। अब मियोसिस किसे कहते हैं, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे गए सवाल हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये। तो देखिए, मियोसिस जो है वो किसे कहते हैं, तो देखिए बहुत ही छोटे डिफिनीशन है इसका कि अर्धसूत्रीय विभाजन होने से ही जीवों में निश्चित गुणसूत्रों की संख्या बनी रहती है। देखिए, इसका जो अर्धसूत्रीय विभाजन होगा वह अगर विभाजित होते हैं तो उसके होने से ही जीवों का निश्चित गुणसूत्र की संख्या बनी रहती है। अगर वह विखंडित होते रहेंगे, यानी कि विभाजित होते रहेंगे, तो वह जीवों में निश्चित गुणसूत्रों की संख्या बनाते रहेंगे, यानी कि वो लगातार एक दूसरे के बराबर होते रहेंगे और गुणसूत्रों की संख्या बनी रहेगी, उसे ही हम मियोसिस कहते हैं। हमारा चौथा हेडिंग है इसका युग्मक, यानी कि ग्लैमेलेस। इसे हम क्या कहते हैं, तो युग्मक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और युग्मक डिफिनीशन में पूछे गए सवाल हैं। तो देखिए, युग्मक जो है वो किसे कहते हैं, तो युग्मक वह लैंगिक कोशिकाएं हैं जो लैंगिक प्रजनन में भाग लेती हैं। तो देखिए, युग्मक जो है वह लैंगिक कोशिकाओं में भाग लेती है और लैंगिक प्रजनन में भाग लेने के बाद यह हमेशा अगुणित होती है, यानी कि अगर ये लैंगिक प्रजनन में भाग ले भी ले तो ये हमेशा अगुणित रहती है। और नर युग्मक चल मोटाइल होते हैं, यानी कि चल मोटाइल ये अलग उसका वो है। तो देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ हमें नहीं समझना, ये अब बस इतना समझना है कि यह हमेशा अगुणित होता है और नर का जो स्पर्म होता है, यानी कि इन्हें शुक्राणु स्पर्म कहा जाता है। चल मोटाइल को हम शुक्राणु कहते हैं और मादा यानी कि अचल होते हैं, इन्हें हम अंडाणु यानी कि एक्स कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमें ये पता चला कि युग्मक में जो नर होते हैं उसका शुक्राणु यानी कि स्पर्म होता है और जो मादा होती हैं उसका युग्मक अचल होता है, यानी कि इसमें अंडाणु पाए जाते हैं जो कि एक्स कहा जाता है। हमारा 5वां हेडिंग है निषेचन। तो देखिए, निषेचन किसे कहते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन। तो देखिए, इसमें 2 प्रकार के अगुणित युग्मक का संयोजन होता है और यह क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। तो ये अगर विस्तार में लिखा जाए तो इसका डिफिनीशन इसके तौर पर बड़े में समझाया जा सकता है, लेकिन इजी में और छोटे में ये टॉपिक है कि इसमें 2 प्रकार के अगुणित युग्मक होते हैं, यानी कि एक नर और एक मादा का संयोजन होता है और इसी क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। हमारा 6वां हेडिंग है युग्मनज, यानी कि जैगोट। जैगोट के बारे में मैंने बताया था आपको, तो हम इसमें जानेंगे कि उसका डिफिनीशन किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं बायोलॉजी में जिसका हम अर्थ तो अपने भाषा में जानते हैं लेकिन हम डिफिनीशन नहीं निकाल पाते। तो युग्मनज का यानी कि जैगोट का जो सटीक डिफिनीशन है वो ये है कि यह कोशिकाएं द्विगुणित संरचना होती हैं जिसमें बार बार कोशिका विभाजित होने पर एवं विभेदीकरण द्वारा एक नए प्राणी की उत्पत्ति
होती है। तो देखिए इसकी जो कोशिका है वो दो गुणित होती है, यानी कि दोहरा गुणित होता है इसकी संरचना। गुणित संरचना होती है जिसमें बार बार कोशिका विभाजित होने पर एवं विभेदीकरण द्वारा एक नए प्राणी की उत्पत्ति होती है। हेडिंग है हमारा किशोरा अवस्था। तो किशोरा अवस्था क्या होता है, यानी कि जुवेनिल फेज। तो आइए देखते हैं कि किशोरा अवस्था क्या है। युग्मनज के विकास से उत्पन्न हुए नए प्राणी में युग्मक के निर्माण की क्षमता तुरंत विकसित नहीं होती। इस अप्रजनन को ही हम किशोरा अवस्था कहते हैं। तो देखिए जैसे कि कोई युग्मनज है, यानी कि अगर हम कोई युग्मनज ले लें और उसके विकास से उत्पन्न हुए जो नए प्राणी होते हैं, यानी कि कोई युग्मनज से जो विकास करते हैं यानी कि बढ़ते हैं और उससे जो नए प्राणी की निर्माण होती है वो उसकी क्षमता तुरंत विकसित नहीं होती। यानी कि कोई भी अगर प्राणी है तो उसकी जो क्षमता है वो तुरंत विकसित नहीं होती और इसी अप्रजनन को हम किशोरा अवस्था कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा किशोरा अवस्था हम इसे ही कहते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा अगला हेडिंग है अति धीमी प्रक्रिया। तो देखिए शोवर प्रोसेस। तो इसका अति धीमी प्रक्रिया मतलब क्या होता है इसे हम समझेंगे। देखिए लैंगिक प्रजनन अलैंगिक जनन की अपेक्षा अति धीमी प्रक्रिया है। देखिए जो लैंगिक प्रजनन है वो अलैंगिक जनन की अपेक्षा अति धीमी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाले जीवों की संख्या कम होती है। देखिए अगर इसका जो प्रजनन है वो अलैंगिक जनन की अपेक्षा अगर अति धीमी होगी तो उसे उत्पन्न होने में जीवों की संख्या कम ही होगी। अगर उसकी रफ्तार कम है तो वहाँ पे जीवों की संख्या कम होगी, जिसे हम अति धीमी प्रक्रिया कहते हैं। हमारा अगला हेडिंग है विभिन्नताएं। विभिन्नताएं के बारे में हम समझेंगे, ये इस टॉपिक का लास्ट हेडिंग है। देखिए विभिन्नताओं में है जो लैंगिक जनन से नर तथा मादा युग्मकों के संलयन से विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, जिससे संतति में लाभदायक लक्षण भी आ जाते हैं। देखिए जो लैंगिक जनन है उससे नर तथा मादा युग्मकों का संलयन, यानी कि नर और मादा में जो संलयन होगा उसमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, जिससे संतति लाभदायक लक्षण भी आ जाते हैं। अगर विभिन्नताएं उसकी अलग अलग होगी तो संतति में जो है लाभ का दिखना प्रारंभ होने लगेगा, तो उसे ही हम विभिन्नताएं कहते हैं। हमारा अगला हेडिंग है जीवन चक्र की अवस्थाएं, फेज ऑफ लाइफ साइकिल। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जीवन चक्र की अवस्था किस प्रकार और कैसे कैसे होती है। तो इस टॉपिक में लेक्चर 4 यानी कि पार्ट 3 में हम जानेंगे कि जीवन चक्र की अवस्थाएं क्या हैं। तो देखिए प्रजनन के संबंध में प्राणियों के जीवन चक्र में 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। देखिए सबसे मेन है इसका 3 मुख्य अवस्था। तो जो प्रजनन के संबंध में प्राणियों के जीवन चक्र होता है वो 3 अवस्थाओं में होती हैं। अब पहला अवस्था जो है उसको हम देख लेते हैं। तो इसका पहला जो मुख्य अवस्था है उसे हम देख लेते हैं। तो पहला हेडिंग है इसका किशोरा अवस्था यानी कि जुवेनिल फेज। इस टॉपिक को हमने इजी और शॉर्ट टिप्पणी में बताया था, लेकिन यहाँ पे हम डीपली में समझेंगे कि किशोरा अवस्था क्या होता है। तो देखिए यह किसी प्राणी का जीवन चक्र का पूर्व प्रजनन काल है। देखिए अगर कोई प्राणी है तो उसके जीवन काल का जो पूर्व प्रजनन है वो उस पूरे काल को हम किशोरा अवस्था कहते हैं। इस काल में प्राणी में तीव्रता से वृद्धि होती है और किसी प्राणी के समस्त स्रोत वृद्धि व विकास में उपयोग हो जाते हैं, जिसे हम किशोरा अवस्था में विभिन्न संरचनाएं होती हैं। तो देखिए इसके कहने का मतलब ये है कि कोई प्राणी है उसका जो जीवन चक्र है वो पूर्व प्रजनन काल से होता है और इस काल में यानी कि पूर्व प्रजनन काल में जो होता है प्राणी की तीव्रता में वृद्धि
होती है, यानी कि अगर वो धीरे धीरे वृद्धि करके बढ़ता जाता है। और किसी प्राणी के समस्त स्रोत वृद्धि व विकास में उपयोग हो जाता है, यानी कि उसका जो स्रोत है वो उसके वृद्धि व विकास में उपयोग हो जाते हैं। और इसी क्रिया को हम किशोरावस्था कहते हैं। और किशोरावस्था में विभिन्न संरचनाएं होती हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल है पत्तियों के विभिन्न आकार, यानी कि पक्षी में विभिन्न असुरक्षित करने वाले अंग। तो पत्तियों में जो विभिन्न आकार हैं उसको हम किशोरावस्था कह सकते हैं, या फिर पक्षी में विभिन्न सुरक्षित करने वाले अंग etc, यानी कि जो पक्षी में विभिन्न सुरक्षित करने वाले अंग हैं उसे भी हम किशोरावस्था कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा पार्ट 4 समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। आशा करती हूँ कि मैं जो भी हेडिंग था आपको बहुत ही ईजिली और कम शब्दों में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे पार्ट 4 के वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।